नमो नमः। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज के स्वतंत्रता दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के इस संस्कृत महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ भरत कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट एंड कल्चर मुंबई के सहयोग से साहित्य कला एवं नृत्य कला तथा शिल्पकला एवं नृत्य कला का परस्पर संबंध हम देखेंगे। आज के इस महोत्सव में कुलपति महोदय डॉक्टर श्रीनिवास वाराखेड़े जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री वाराखेड़े सर जी, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के साथ साथ अफिलिएटेड कॉलेजेस को भी इस संस्कृत महोत्सव में समन्वित किया है, तो मैं और हम सभी उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं वाराखेड़े सर से विनती करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में शुभेच्छा संदेश देने की कृपा करें। सभी को प्रणाम। सर्वेभ्यः शुभ नमस्काराः। स्वातंत्र्य दिनोत्सवस्य शुभेच्छाश्च वितरामि। हमारे कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ के संयोजित महाविद्यालय भरत कॉलेज ऑफ आर्ट्स के द्वारा आज स्वतंत्र दिनाचरण के उत्सव के संदर्भ में तथा संस्कृत मास के आचरण के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए इस सभी कला प्रदर्शन को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इस कला प्रदर्शन हमारी भारत की आत्मा का एक निदर्शन है। भारत की आत्मा कला है। कला केवल एक प्रदर्शन के लिए नहीं होती है, ये आत्मस्वरूप का एक अनुसंधान है। तो आप गुरु तथा विदुषी संध्या पुरेचा जी का मार्गदर्शन में हमारे कलाकारों ने, छात्रों ने और अन्य हमारे सदस्य जो इस कला प्रदर्शन में भाग लिए हैं, सभी को मैं अभिनंदन, साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, शुभेच्छा। धन्यवाद वाराखेड़े सर जी, आपके शुभ संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आज के विषय के बारे में बात करते हैं। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 का स्वागत किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बचपन से लेकर उच्चतम शिक्षा तक बहुविषयक शिक्षण स्थापित करने की बात हो रही है। यानी समग्र और बहुविषयक शिक्षा सीखने की जो हमारी प्राचीन परंपरा है, वो तो सभी जानते हैं। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में साहित्य से लेकर 64 कलाओं, जिनमें गायन, चित्रकला, शिल्पकला, नृत्य कला जैसे विषयों के साथ साथ वैज्ञानिक विषय जैसे कि रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, भौतिक शास्त्र, भूगोल और गणित का भी शिक्षण था। और उसमें व्यावसायिक क्षेत्र भी थे, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई इत्यादि सभी का समन्वय होता था। ये सभी विधाएं भारत में कला के नाम से प्रसिद्ध थी। और यही जब भी कलाएं जब विशेष ज्ञान के साथ जुड़ती थी तो उसे विज्ञान कहा जाता था। और आधुनिक युग में इन्हीं कलाओं को लिबरल आर्ट्स के यानी कि कलाओं का उदार नजरिया कहा जाता है। और वही बात भारत की शिक्षा में पुनर्स्थापित करने की बात हो रही है। यानी भारत तो कला और संस्कृति के भंडार से भरपूर है। इस सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण, संवर्धन तथा प्रसार के हेतु यही कालिदास यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी एवं भरत कॉलेज
वचनबद्ध रही है और सामाजिक कल्याण व सांस्कृतिक जागरूकता और इसी अभिव्यक्ति के तहत यह संस्कृत महोत्सव भी किया जा रहा है। इस संस्कृत महोत्सव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कहा कि भारतीय संस्कृति का प्रसार प्रमुखतः माध्यम कला है, मतलब संस्कृति का प्रसार कलाओं के द्वारा होता है। इसी वजह से यही हमारी शुरुआत होती है। हम साहित्य कला एवं नृत्य कला का परस्पर संबंध जानने वाले हैं। परम पूज्य गुरु डॉक्टर पुरु दधीच जी का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करती हूँ। वो संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, कथक नृत्य शैली के विद्वान गुरु हैं और जिन्हें 2019 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है और संगीत नाटक अकेडमी द्वारा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन यानी भारतीय कला में समग्र योगदान के लिए पारितोषित किया है। तो मैं पुरु दधीच जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदरणीय गुरु जी से मैं गुजारिश करूंगी कि वे भारतीय साहित्य कला में कालिदास की कृतियों का हमें परिचय करवाएं और इन कलाकृतियों में नृत्य कला के प्रदर्शन के बारे में हमें अवगत कराए, यानी लिटरेचर एंड डांस रिलेशनशिप हमें कालिदास की कृतियों के द्वारा अवगत करें। नमस्कार। महाकवि कालिदास विश्वविद्यालय रामटेक तथा भारत कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स मुंबई के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस संस्कृत महोत्सव के अवसर पर मुझे कालिदास और नृत्य विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तदर्थ इन दोनों संस्थाओं के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो यह विषय इतना विस्तृत है कि इस पर एक पूरा शोध प्रबंध लिखा जा सकता है। तदपि मैं संक्षेप में इस विषय
की रूपरेखा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। भारतीय परंपरा में नटन या नर्तन क्रिया के 3 भेद बताए गए हैं: नाट्य, नृत्य और नृत्य। आचार्य धनंजय ने अपने दशरूपक नामक ग्रंथ में लिखा है, अवस्थानुकृतिर्नाट्यम रूपम दृश्यतयोच्यते रूपकम तत्समारोपात दशदैव रसाश्रय। अर्थात किसी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं का अनुकरण करना इसे नाट्य कहते हैं। चूंकि यह देखा जाता है इसलिए इसे रूप भी कहा जाता है और अभिनेता पात्र के ऊपर ऐतिहासिक पात्र का आरोपण किया जाता है। जैसे मुखचंद्र कहने पर मुख पर चंद्रमा का आरोपण किया गया है, इसलिए इसे रूपक भी कहते हैं। इस तरह नाट्य, रूप और रूपक ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरी जो भेद नटन क्रिया का बताया गया है वह है नृत्य। नृत्य का तात्पर्य है नृत्यम ताल लयाश्रयम। ये दशरूपक का ही वचन है, नृत्यम ताल लयाश्रयम। ताल और लय पर आश्रित जो लावण्यपूर्ण अंग संचालन है उसे नृत्य कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की भावाभिव्यक्ति नहीं होती, केवल सौंदर्यपरक अंग संचालन, लावण्यमय अंग संचालन, अलंकरणात्मक अंग संचालन, यही इसकी विशेषता होती है जो ताल और लय पर आधारित होती है। भगवान शिवजी का तांडव नृत्य मूलतः नृत्य ही है। नाट्य और नृत्य ये दोनों मूल कलाएं हैं। मनुष्य की अनुकरणात्मक मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट ऑफ इमिटेशन से नाट्य कला का जन्म हुआ है और आमोदात्मक मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट ऑफ प्लेजर से नृत्य कला का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी को अपने भरत मुनि को जो ब्रह्मा जी ने नाट्यवेद प्रदान किया और शिव जी के द्वारा उन्हें नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। इसीलिए नाट्यशास्त्र के प्रारंभ में उन्होंने अपने इन दोनों गुरुओं को प्रणाम किया है। प्रणम्य शिष्यादेवम पितामह महेश्वरो। शंकर जी ने संकेत दिया था कि इस नृत्य की योजना आप नाट्य के बीच बीच में भी कर सकते हैं। उस जरा से संकेत को पाकर यद्यपि शिवजी ने केवल पूर्वरंग विधान में मार्ग आसारित आदि गीतों के साथ में नृत्य की योजना का संकेत दिया था, किंतु भरत को इसमें काफ़ी स्कोप नज़र आया और नाट्य प्रयोग के बीच बीच में भी नृत्य का प्रयोग उन्होंने किया ही। साथ ही उन्होंने इन दोनों कलाओं को आपस में मिलाने का भी प्रयास किया।
यानी ताल लय का प्रतिबंध और अभिनय, इन दोनों तत्वों को इन्होंने मिलाया और एक नृत्य कला को जन्म देने का प्रयास किया। यह जो तीसरी कला, यह जो वर्णसंकर कला कहिए, ये है नृत्य। नृत्य और नाट्य दोनों में विभेद यह है कि नाट्य में एक पूरा कथानक आरंभ से अंत तक प्रस्तुत किया जाता है और तभी रसोत्पत्ति होती है। जैसे रामायण का चरित्र है तो भगवान राम के जन्म से राज तिलक तक पूरा कथानक नाट्य में प्रस्तुत होता है, इसीलिए उसे रसाश्रित कहा गया है। किंतु नृत्य भावाश्रित है, वह किसी भाव विशेष की ही अभिव्यंजना करता है। वो जैसे मैंने कहा कि रामायण पूरी कथा प्रस्तुत करता है, लेकिन नृत्य भावाश्रित होने से वो एक गीत की तरह है। पति परदेस धरूं कैसे धीरज, मनवा उड़ उड़ जाए रे। यहाँ जो प्रोषित पति का नायिका है, उसकी उस भावावस्था का वर्णन गीत में किया गया है। उस भावावस्था तक ही गीत की सीमा निर्धारित है। उसका पति आया या नहीं आया, इससे गीतकार का कोई लेना देना नहीं, वह केवल उस भावावस्था को व्यक्त करता है और यही अवस्था नृत्य की है। आचार्य नंदिकेश्वर ने अभिनय दर्पण नामक ग्रंथ में कहा है, नृत्यम गीताभिनयनम भाव ताल युतम भवेत। नृत्य क्या है? वे कहते हैं कि वो किसी गीत के ऊपर किया जाने वाला अभिनय व्यापार है, जो भाव और ताल दोनों से युक्त होता है। इसकी प्रक्रिया बताते हुए आचार्य कहते हैं कि आसेन आलम्बयेद गीतम, यानी मुंह से गाना गाया जाए। आसेन आलम्बयेद गीतम, हस्तेन अर्थम प्रदर्शयेत, हाथ की मुद्राओं द्वारा उस गीत के जो अर्थ हैं उनको प्रदर्शित किया जाए। नेत्राभ्याम दर्शयेद भावम, आंखों से भाव दिखाया जाए। और पादाभ्याम तालम आचरित, पैरों से ताल का ठोका दिया जाए। ये चारों क्रियाएं, मुंह से गाना गाना, हाथ की मुद्राओं से उस शब्दों के अर्थों को व्यक्त करना, आंखों से भाव दिखाना और पैर से ताल का ठोका देना, ये चारों क्रियाएं जब साथ चलती हैं तब उसे नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य का, जैसे मैंने भी कहा, कि भारत ने ही सबसे पहले प्रयास किया और तब से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक यह प्रयोगावस्था में ही रहा, इसे कोई नाम नहीं दिया गया। सर्वप्रथम नृत्य शब्द हमें अमर सिंह के अमरकोश या नामा लिंगानुशासनम नामक रचना में प्राप्त होता है। इससे पूर्व कहीं भी हमें नृत्य शब्द प्राप्त नहीं हुआ है, नृत्य शब्द प्राप्त होता है। अमरकोश में ही कहा गया है कि तांडवम नटनम नाट्यम लास्यम नृत्यम च नर्तने।
यहाँ नृत्य शब्द पहली बार आया है। मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि बहुत से विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि अमर सिंह सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और इन्हीं नवरत्नों में एक थे महाकवि कालिदास। यह एक संयोग कहिए या सप्रयास कहिए कि जो शास्त्र में वर्णित नृत्य है उसका शास्त्रानुरूप सर्वप्रथम उल्लेख हमें महाकवि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक में प्राप्त होता है। इसकी नायिका मालविका का जो नृत्य है, इसे छलिक नाम दिया गया है और जो आज तक पंडितों से छल कर रहा है, वह छलिक शास्त्रानुरूप नृत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। दुर्लभो पियो में तस्सिम भव ही अनिराशम, दुर्लभ है प्रिय हृदय छोड़ दे तू मिलने की आशा। इस प्राकृत गीति में नायिका खुद गा रही है, आसेन आलम्बयेद गीतम, और हस्तेन अर्थम प्रदर्शित, तो यहाँ कवि कहता है कि नहीं, केवल हाथों से ही नहीं, पूरे अंगों के द्वारा वो गीत के अर्थों को व्यक्त कर रही है। अंगैर अंतर्निहितैर वचनैः सूचिता सम्यक अर्थ, पूरे अंगों के हलन चलन के द्वारा वह गीत के अर्थों को सम्यक रूप से सूचित कर रही है। पैरों से ताल का ठेका दे रही है, पादन्यासे लयम उपगता, पैरों का जो रखाव और चलन है वह लय के अनुरूप है। तन्मयत्व रसायनम, और रस में तन्मयता है। इतना ही नहीं, क्योंकि नृत्य के लक्षण में कहा गया भावाश्रितम, तो यहाँ कवि परिव्राजिका के मुख से कहलाता है भावेर भावम, जो एक भाव के ऊपर दूसरा भाव एक लगातार आता जा रहा है। तो यह जो सुंदर उदाहरण है, ऐसे कम उदाहरण प्राप्त होते हैं जो संस्कृत साहित्य में, काव्य शास्त्र में प्राप्त होते हैं। ऐसे महाकवि कालिदास ने ही अमरकोश के लक्षण को अपनी रचना में साकार करने का प्रयास किया है। महाकवि ने नाट्य प्रयोग के संसाधनों में से कोई भी ऐसा तत्व नहीं छोड़ा है जिसका प्रयोग उन्होंने कहीं न कहीं न किया हो। जिस नृत्य की हमने पूर्व में बात की, वह नृत्य के विषय में कहा गया ताल लय पर आश्रित हो और उसका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाए। संस्कृत नाटकों में भोजन, शयन, आलिंगन, चुंबन, ये सब वर्जित है।
ऐसी स्थिति में यदि नायिका को हर्ष की प्राप्ति हुई है या नायक नायिका का मिलन हुआ है तो उसे कैसे व्यक्त किया जाए, वहां मुनि ने निर्देशित किया है कि नृत्य के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति की जाए। इस तथ्य को महाकवि ने बड़े सुंदर स्थान पर प्रयुक्त किया है। मालविकाग्निमित्रम नाटक में ही चतुर्थ अध्याय में चतुर्थ अंक में जब समुद्र ग्रह में नायक और नायिका मिलते हैं उस समय उन्होंने नृत्य की योजना की है। वो नायक नायिका का मिलन नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत होता है। संस्कृत नाटक ने इस नृत्य का उपयोग करके नाट्य कला को एक बृहद कैनवास प्रदान किया है। हम इस नृत्य के प्रयोग के द्वारा अनुमिति त्रय के सिद्धांत से मुक्त हो गए। अब हमारा प्रयोक्ता, नाट्य प्रयोक्ता एक वर्ष तक की घटना दिखा सकता है। एक ही इस मंच पर एक साथ दो स्थानों के क्रियाकलापों को प्रदर्शित कर सकता है। इसको कक्षा विभाग पद्धति कहा गया है। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि केवल आंगिक चेष्टाओं और भावाभिनय के द्वारा हम सब कुछ व्यक्त करने में समर्थ हैं। इसके उदाहरण में अभिज्ञान शाकुंतल को लीजिए। उसका आरंभ ही होता है कि राजा दुष्यंत रथ पर सवार हरिण का शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहा है। अब संसार का कोई भी बड़े से बड़ा स्टेज वहां रथ की दौड़ नहीं दिखा सकता। और अगर किसी तरह ये प्रयास कर भी लिया जाए तो हरिण तो आपके बस में नहीं रहेगा, वो कूद करके प्रेक्षक वर्ग में भी जा सकता है। तो इस दृश्य को सरलीकरण हो गया नृत्य के माध्यम से। राजा का रथ, उसका रथ चालक केवल अपनी मुद्राओं के द्वारा, अपने अंग संचालन से, अपनी पाद गति से रथ को प्रदर्शित करता है। नाट्यशास्त्र कहता है समपाद से, यानी बराबर रखे हुए दोनों पैर, उनकी गति से हाथ की चाल दिखाई जाए। थरिकेट तक, थरिकेट तक, थरिकेट तक, थरिकेट तक पैर बराबर से रखे हुए हैं, ऐसे चल रहे हैं। और इससे रथ की गति यहाँ द्रुत गति बताई गई है, तेज गति से रथ। राजा एक हाथ में धनुष और एक हाथ में रथ का कुबड़ पकड़े है। इसी प्रकार उसका जो सारथी है वह एक हाथ से लगाम थामे, एक हाथ से चाबुक घुमा रहा है। और थरिकेट तक, थरिकेट तक, थरिकेट तक, थरिकेट तक, ये जो इन्होंने अंग संचालन किया, इसके द्वारा पूरे रथ के संचलन का भाव व्यक्त हो गया और वह दर्शकों के लिए ज़्यादा मनोहर, ज़्यादा मनोमुग्धकारी लगता है। ऐसे ही
अब देखिए, शकुंतला वृक्षों को सींच रही है। यहाँ न वृक्ष है, न बाड़ी है, न भंवरा है, लेकिन मुद्राओं के द्वारा ही वो वृक्षों का सिंचन करती है। यही वो भंवरा आता है, शकुंतला को पीड़ित कर रहा है। राघवाचार्य ने अपनी टीका में बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो शकुंतला की भ्रमर बाधा है उसको परांग मुख, यानी मुंह फेरे हुए, क्योंकि इधर से भंवरा आ रहा है, तो परांग मुख और कांपते अधर, वो डरी हुई है तो उसके ओंठ भी कांप रहे हैं। कांपते अधर, परांग मुख और परांग हस्त, हाथ से यूं उसको मना करती हुई सी, ऐसी स्थिति से वो शकुंतला भ्रमर बाधा का वारण कर रही है। ये एक जो भी कलाकार उस शकुंतला का अभिनय कर रही है, उसके अभिनय की योजना कितनी मधुर बन पाई है, उसका परीक्षण यहाँ होता है। कालिदास काव्य में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इसी शाकुंतल में लीजिए, पंचम अंक में सानुमति अप्सरा का उद्भ्रांतक नृत्य है। यह ऐसी स्थिति में रखा गया है जहां राजा दुष्यंत अपत्यता, यानी उनकी कोई औलाद नहीं है, संतान नहीं है, अपत्यता उसको कहते हैं, अपत्यता के दुख से दुखी निराश बैठा हुआ है। स्वर से मातली रथ लेकर आने वाला है और उनके बीच में ये सानुमति अप्सरा दुष्यंत का हाल जानने के लिए आती है। वो दैविक पात्र है इसलिए दिखाई नहीं पड़ रही है, दर्शकों को दिखाई दे रही है। वो राजा की स्थिति देखती है और मातली आने वाला है। ये जो बीच का गैप है, उस गैप को उस उद्भ्रांतक नृत्य के द्वारा भरा गया है, क्योंकि राजा निसंतानता के दुख से दुखी है, जबकि उसे संतान हो गई है, शकुंतला को भरत पैदा हो गया है, तो वो प्रसन्न है और उस प्रसन्नता की अभिव्यक्ति वो अपने उद्भ्रांतक नृत्य के द्वारा करती है। और जब उसके नृत्य के माधुर्य में दर्शक वर्ग खोया होता है, तभी पृष्ठभूमि से अचानक अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम की आवाज गूंजती है। दर्शक चौंक जाता है, इतने सुंदर नृत्य के बीच में ये आवाज कैसी। तो ये जो उस गैप फीलिंग है, उसको कालिदास ने बहुत चतुराई से उद्भ्रांतक नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस उद्भ्रांतक नृत्य का लक्षण भी शास्त्रकारों ने दिया है कि जब दाहिना पैर उठा लिया जाए घुटने तक
और बाएं पैर से बाईं ओर ही गोल घुमाव लिया जाए, तब उसे उत्भ्रांतक नृत्य कहा जाता है। ये सर्कल लेना ठीक वैसे ही है जैसे आज के कथक नर्तक स्टेज कवर करने के लिए गोल गोल चक्कर लगाते हुए पूरा स्टेज कवर करते हैं। इसी तरह से ये आज भी चक्कर बाएं पैर से बाईं तरफ से ही लिए जाते हैं। तो ये जैसे मैंने कहा, एक और उदाहरण देता हूं। नाट्यशास्त्र और उसके अनुवर्ती जो ग्रंथ हैं उनमें विभिन्न पशु पक्षियों की चाल का वर्णन है। गति भेद, गज गति, मृग गति, हंसी गति, मानवी गति, भानवी गति, बहुत सी गतियों के गज गति, इनके वर्णन है हमें प्राप्त होते। उन गतियों का प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से विक्रमोर्वशीयम नाटक में पंचम अंक में, जिसे उन्मादांक भी कहते हैं, उसमें महाकवि कालिदास ने किया है। इस पूरे अंक में केवल राजा ही अकेला पुरुष पात्र है। पूरे अंक में कोई और नहीं आता। जो आते हैं वे पशु पक्षी हैं। वहाँ गजराज आते हैं, वहाँ मृग आते हैं, विभिन्न पशु पक्षी, कोकिल आता है, कोयल आती है। तो एक ओर गतियाँ, दूसरी ओर आहार्य अभिनय के द्वारा उनके मुखौटे बनाए जाना, उनका रूप परिवर्तन किया जाना। पूरा अंक जो है वो इसी पर आधारित है। उन सब के आगे राजा अपनी व्यथा को निवेदन करता है और एक एक पात्र, ये पशु पात्र आते हैं, चले जाते हैं। वो जो संभावना, इतना बड़ा अंक, इतने पशु पक्षियों के गतिभेद किसी भी अन्य नाटक में प्राप्त नहीं होते। तो ये जो मैंने कहा कि कोई भी संसाधन ऐसा नहीं है जिसको कालिदास ने उपयोग न किया हो और उसको संपूर्ण अभिव्यक्ति देने का प्रयास कालिदास ने किया है। समय की सीमा है और उसका परिपालन करना है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कालिदास की रचनाएं, विशेषकर उसका नाटक पक्ष जो है, वह अभी शोध की संभावनाओं से भरा पड़ा है। कालिदास ने जो कुछ लिखा है वह नाट्यशास्त्र के निकष पर पूरी तरह खरा उतरता है। इस एक एक रचना को, उसके एक एक अंश को जब हम नाट्यशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें आश्चर्यजनक रूप से उनका परिपालन होता दिखाई पड़ता है। मैं अंत में यही बात कहना चाहूँगा कि विश्व में भारत का सम्मान
विशेष रूप से दो चीज़ों के लिए ही है, एक हमारा योग और दूसरी हमारी शास्त्रीय संगीत और नृत्य की परंपरा। हमारी जो ये समृद्ध परंपरा है, उसके माध्यम से कालिदास के नाटकों को उनकी पुनर्रचना कर प्रस्तुत किया जाए, तभी हम विश्व रंगमंच के समक्ष बराबरी से खड़े हो सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। साहित्य कला और नृत्य कला का सौंदर्य रस पाके हम तो बिल्कुल तृप्त हो गए। लिटरेचर एंड डांस के बारे में जानकारी, जो कुछ जानकारी गुरुजी ने आपने हमें दी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब हम इस कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर चलते हैं, जो है स्कल्पचर एंड डांस रिलेशन, यानी कि शिल्पकला और नृत्य कला का परस्पर संबंध। नाट्य, नृत्य इत्यादि शब्द साहित्य के उद्गम से ही पाए जाते हैं और शिल्प शब्द भी वैदिक साहित्य में पाया जाता है। नाट्य की उत्पत्ति नट धातु से, नृत्य और नृत्य की उत्पत्ति नृत धातु से हुई है, मगर शिल्प शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में व्याकरण शास्त्रज्ञों में बहुत विभिन्न मत है। यानी कोई एक मत के अनुसार बार बार अभ्यास करने वाली गतिविधि को, यानी शिल्प शीलयति इति कुंभकारादिवत कर्म, यानी कुम्हार जो कार्य करता है उसे शिल्प कहते हैं। और दूसरे मत से शिल्प शब्द की व्युत्पत्ति शी धातु से क्षीण होना, यानी पतला होना, यानी पतला करना, या तो कर्ता को जो क्षीण करता है और उसे कम करता है या घटाता है, या खूब मेहनत या परिश्रम का काम होता है, उसे शिल्प कहा जाता है। शिनोति कर्तारं तनु करोति दुष्करत्वेनाति क्लेश करत्वादिति शिल्पः। शिंच निशने, यानी निशानम तनुकरणम इति सुबोधिनिकारः शिल्पः। तो ये शिल्प का दूसरी व्युत्पत्ति रही है। प्रोफेसर पाठक जी उसकी भिन्न व्युत्पत्ति देते हैं। वो कहते हैं पिश धातु से उसकी उत्पत्ति होती है। माने यहाँ पे वो मेटाथीसिस के बारे में बात करते हैं, शिप के, यानी शब्द के अक्षरों के उच्चारण का अदल बदल होना, यानी पिश का शिप से शिल्प की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है सौंदर्यीकरण, अलंकार, ब्यूटिफिकेशन एंड अडोर्नमेंट एक्सेट्रा। जबकि अमरकोश की टिप्पणी में भानुजी दीक्षित शील धातु से शिल्प शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं, यानी शील समाधि, यानी अभ्यास करना, बहुत सारा सम्मान करना, पूजा करना इत्यादि को शिल्प कहा गया है। तो भाषा शास्त्र के इन विवादों के बारे में अगर आगे कुछ जानना है तो शिल्प को व्यावहारिक परीक्षा के लिए हमें शास्त्र और पुराणों का भी अभ्यास करना चाहिए। और बहुत सारे पुराण और आगम ऐसे हैं जिनमें शिल्प शास्त्र, नृत्य शास्त्र और बाकी की कलाओं के बारे में विद किया है, जैसे कि अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ऐसे पुरातन ग्रंथ है जिनमें शिल्प कला एवं बाकी की कलाओं पे बहुत चर्चा की गई है। और शिल्प कला के जो ग्रंथ कहे जाते हैं वो हैं संहिता, प्रतिमा लक्षणम, चित्र लक्षणम, मानसो उल्लास, अंशुमत भेदागम, विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र, सकलाधिकार, या तो सम्रांगण सूत्रधार, रूप मंडल, नारदीय शिक्षा, ये सब मैंने शिल्प शास्त्र के ग्रंथ बताए। अब जब हम चर्चा करेंगे शिल्प शास्त्र और नृत्य शास्त्र के परस्पर संबंधी, तो हमें थोड़े बहुत नृत्य शास्त्र के ग्रंथों के बारे में भी, यानी
नाट्य शास्त्र, जिसे पंचम वेद कहा गया है, नाट्य शास्त्र है संगीत रत्नाकर, संगीत दर्पण, संगीत दामोदर, अभिनय दर्पणम, नृत्य रत्नावली इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो नाट्य शास्त्र जो पंचम वेद के नाम से जाना जाता है, उसमें नाट्य के बारे में जब व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम, यानी नाट्य ये तीन ही लोक के भावों की अनुकृति है। सप्तद्वीपानुकरणम नाट्यस्मिन् प्रतिष्ठितम, यानी नाट्य में 7 द्वीपों में 7 द्वीप जो हैं, उन 7 द्वीपों में जो कुछ हो रहा है उसका अनुकरण मात्र है। बस यही बात शिल्प शास्त्रों में भी कही गई है, यानी कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखते हैं कि यथा नृत्ये तथा शिल्पे तथा चित्रे त्रैलोक्यानुकृति ही स्मृतः, यानी अनुकृति ये एक ऐसा विषय है जो कि सभी कलाओं को एक दूसरों के साथ जोड़ रहा है। लक्षण कुछ भी हो, प्रमाण कुछ भी हो, यानी हर कला के लक्षण और उसके प्रमाण की व्याख्याएं अलग अलग हैं, वो अलग अलग कला के अनुसार बदलती रहती हैं, मगर सभी में एक कायम सा रहने वाला विभाग या तो एलिमेंट है, वो है अनुकृति। मगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना मैं चाहूंगी कि इस अनुकृति के वक्त अनुकृति ही शब्द को रखना चाहिए, उसे सिर्फ अनुकरण, अंधा अनुकरण नहीं, अनुकृति व्याख्या, अनुकृति शब्द को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। और इसी का आधार लेके मैं अभिनय दर्पणम का एक श्लोक आपको कहना चाहूंगी। अथा अत्र ब्रह्म रुद्र आदि देवता अभिनय क्रमात् मूर्ति भेदेन ये हस्तस्तेषां लक्षणम उच्यते, यानी नंदिकेश्वर अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु इत्यादि के जो मैं अभिनय के हस्त आपको बताऊंगा, वो मूर्ति भेदों के प्रमाण से लेकर आपको बता रहा हूं। यहाँ देखिए कि कैसे शिल्प शास्त्र और नृत्य शास्त्र का नंदिकेश्वर जी ने समन्वय किया है। इवन जब भरत अपने नाट्य शास्त्र में प्रमाणों की बात करते हैं तो वो वेद प्रमाण, आध्यात्मिक प्रमाण और लोक प्रमाण का आधार लेते हैं। लोक प्रमाण यानी लोकों में जो प्रचलित है, लोकों में जो दिखाई देता है, चाहे वो चित्रकला, पुस्तकला हो, शिल्प कला हो, उसमें से सब प्रमाणों को इकट्ठा करके वो आपके सामने नाट्य नृत्य पेश कर रहे हैं। तो यही मूर्ति भेद का आधार लेकर आज की ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें सिर्फ नृत्य जानकार या तो सिर्फ शास्त्रकार नहीं, तो आज की नई पीढ़ी सर्व विषयों का समन्वय ज्ञान प्राप्त करे, उसी के आधार पर उनको शिल्प का खुद चयन करना था, उन्हें शिल्प के इतिहास के बारे में जानना था, उनको शिल्प की सौंदर्य, शिल्प की परिस्थिति, शिल्प की भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थिति के बारे में भी जानकारी लेनी थी, और भारतीय संस्कृति और संस्कार का सिंचन करके उस शिल्प को अपने नृत्य में ढालना था। तो जब वो शिल्प की जानकारी ले चुके थे, उसके बाद उन्हें उसको नृत्य में ढालते वक्त उस नृत्य के हस्त, उसके पाद, उसकी दृष्टि, उसके अंग उपांग प्रत्यांग, उसके भाव, उसमें आने वाले आयुध, उसके पूरा उस शिल्प का आयाम, यानी कि उसमें कुछ स्टोरी है, यानी कुछ पौराणिक बात है, तो उस बारे में भी उन्हें लिखना था। यानी नृत्यांगना को सिर्फ नृत्य के पोज खड़े होके नहीं देने थे, तो उसे इस सभी के बारे में लिख के भी भेजना था। तो भारतीय संस्कृति और संस्कार को आज के युग के आर्टिस्ट, यानी आज के युग के हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनको उनके
ज़्यादा से ज़्यादा करीब लाने का ये हमारा छोटा सा प्रयत्न है। तो आइए आज के प्रतियोगिता के जजेस के बारे में जानते हैं। हमारे जूरी के पहले सदस्य डॉक्टर विभा ददीज जी, जो स्वयं प्रख्यात कथक नृत्यांगना है। उन्होंने फिरतु महाराज शंभू महाराज जी से शिक्षा प्राप्त की और पद्मश्री गुरु पुरु ददीज जी की वरिष्ठ छात्रा हैं और उनकी पत्नी भी हैं। उन्होंने भारतीय नृत्य की वर्णमाला पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और 2011-12 में उन्हें सीनियर फेलोशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीनियर फेलोशिप प्राप्त की है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि शिखर सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। उन्होंने कथक नृत्य पर कई किताबें लिखी हैं। ऐसे विद्वान विदुषी विभा ददीज का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हमारे जूरी के दूसरे सदस्य हैं श्री चेतन जोशी जी, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के एक वरिष्ठ बांसुरी वादक हैं। उनकी खासियत है कि वे 3.5 सप्तक सिर्फ एक ही बांसुरी से बजाते हैं। वे प्रसिद्ध श्री रघुनाथ शेठ जी के शिष्य हैं। उन्होंने दिवंगत श्री आचार्य जगदीश जी और भोलानाथ जी से गायन का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। वर्तमान समय में वे पद्मश्री पंडित अजोय चक्रवर्ती जी के मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे हसमुख, बहुगुणी, विनम्र तथा जानकार जूरी सदस्य मेंबर का मैं स्वागत करती हूँ। नमस्कार। हमारे जूरी के तीसरे सदस्य हैं श्री किशोर ठाकुर जी, जो कि आधुनिक मूर्तिकार हैं। उन्होंने मेटल क्राफ्ट, स्कल्पचर एंड मॉडलिंग में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में से आर्ट एजुकेशन लिया है। महाराष्ट्र स्टेट के मेटल और मार्बल शिल्प के राज्य स्तरीय अवार्ड उन्हें प्राप्त हुए हैं। राजस्थान ललित कला एकेडमी जयपुर के द्वारा 1991 से लेकर 2004 तक के नेशनल अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है। उन्होंने देश विदेश में अपने शिल्प की प्रदर्शनी की है। तो ऐसे विश्व विख्यात शिल्पकार श्री किशोर जी का मैं यहाँ स्वागत करती हूँ। अब विभा जी, मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि आप भारतीय संस्कार, संस्कृति, संस्कृत और नृत्य, उसके परस्पर संबंध के विषय में हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। नमस्कार जी संध्या जी। सबसे पहले आपने संस्कृति का कहा है, तो हमारी भारतीय संस्कृति जो है हमारे रहन सहन, आचार व्यवहार और हमारे नैतिक मूल्यों का एक मिला जुला एक संपुंजित रूप है और इसके आधार पे ही हमारी सोच होती है और हमारी परंपराएं बनती हैं और इसे ही हमारा मानव समाज अडॉप्ट करता है और उसी के आधार पर हमारा जीवन दर्शन होता है। तो ये संस्कृति, भारतीय संस्कृति का पूरे संसार में बहुत ही सम्मान है और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम भारतवासी हैं। दूसरी बात आपने संस्कृत की कही, तो संस्कृत हमारे भारत की सबसे प्राचीन भाषा है और ये गर्व की बात है कि सदियों से, बल्कि हजारों वर्ष से वह भाषा अपरिवर्तनशील होकर आज तक वैसी की वैसी चली आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस भाषा की वैज्ञानिकता के बारे में यदि कहा जाए तो वर्तमान युग में वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के लिए सबसे सही भाषा माना है, क्योंकि यह आज तक परिवर्तनशील नहीं हुई है। तो ये संस्कृत हमारी भाषा गौरवमयी है, इसे हम देव भाषा भी कहते हैं। हमारे सारे संस्कृति परंपराओं के जिन ग्रंथों में उल्लेख है, चाहे वो पुराण हो, उपनिषद हो, विभिन्न कला, ललित कलाओं के विद्याओं के ग्रंथ हैं, ये सब संस्कृत भाषा में ही लिखित हैं और आज भी वो प्राप्त हैं।
भारतीय नृत्य ये हमारी संस्कृति और परंपराओं का द्योतक है। जैसा हम कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, जिसमें हम समाज की संस्कार, बच्चों की संस्कृति, परंपराओं को साहित्य के माध्यम से हम देखते हैं, वैसा ही काव्य है साहित्य के अंतर्गत जो सबसे सुपर क्वालिटी का होता है। और काव्य का ही जो दृश्यात्मक रूप होता है ये नृत्य होता है। तो यहाँ मैं कहूँ कि नृत्य एक दृश्य काव्य है। समय समय पे हर कालांतर में समाज की जो परिस्थिति रही है, जो नृत्य गान, रहन सहन, वेशभूषा है, उस सब का प्रभाव जो है कलाओं पर पड़ता है। ये ललित कलाओं के अंतर्गत नृत्य आता है और ये भले ही अभिव्यक्ति का माध्यम कुछ भी रहे, चाहे वो संगीत हो, साहित्य हो, चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, या हमारा अपना आंगिक अपना शरीर हो। शरीर के माध्यम से जब हम अभिव्यक्ति करते हैं तो वो हमारा जो है नृत्य कहलाता है। वैसे तो नृत्य एक भाषा के रूप में भी इसका विकास हुआ है, लेकिन नृत्य के द्वारा भाषा बोलना एक स्वाभाविक रूप से एक्शन है। लेकिन जब हम उस अभिव्यक्ति को अपने अंग प्रत्यंगों के द्वारा लालित्यपूर्ण भंगिमाओं द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, जो कि नयनारभिराम होता है, जिसको देख के मन में आनंद की अनुभूति होती है, वो नृत्य होता है। और विशेष रूप से हमारे भारतीय नृत्य के लिए चिंतनकारों ने, हमारे मुनि ऋषियों ने कहा है कि यह जो है त्रैलोक के जननम लोके, तीनों लोकों में जो भी है वो उसको दर्शाता है और उसको उपदेश भी देता है समाज को। उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हमारा नृत्य है वो एक तरह से हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। हम जिस काल का जो नृत्य हम नृत्य शास्त्र में पढ़ते हैं, उसके आधार पे हम आराम से परिकल्पना कर सकते हैं कि उस समय नृत्य की क्या स्थिति रही होगी और समाज में समाज की क्या स्थिति रही होगी, समाज में और मानव जीवन का कैसा व्यवहार वगैरह या परंपराएं होती रही होंगी। ये हम नृत्य के माध्यम से बताते हैं। तो हमारी जो भारतीय नृत्य कला है, इसके लिए बहुत चिंतन किया गया है और हजारों वर्ष से इसका चिंतन हुआ है। और ये धीरे धीरे इतनी परिमार्जित होती गई है, इतनी परिमार्जित होती गई है कि हमें जब विरासत के रूप में हमें जब मिली, तब भी ये बहुत परिष्कृत रूप में थी। और शरीर के विभिन्न अवयव तत्व, अंग के और अभिनय का, यह अभिनय ने अपनी अभिव्यक्ति को माध्यम करने के लिए शरीर के अंग, प्रत्यंग, उपांग, इनका वर्णन तो है ही, बल्कि उपांग के जो मूवमेंट्स हैं, जितने संभावित उनके मूवमेंट्स हैं और अभिनय में उनको कहाँ कहाँ उपयोग किया जाए, इसका भी उल्लेख शास्त्रकारों ने किया है। यही कारण है कि हमारा नृत्य शास्त्रीय कहलाता है और जो लंबे समय तक जो है परिवर्तित नहीं होता है, जब तक कि उसमें कुछ अन्य शाश्वत तत्व नहीं आते हैं। हाँ, नृत्य जो है ये जो भी ललित कला है ये परिवर्तनशील है और होना भी चाहिए, और इसकी नवीनता यही उसकी खूबसूरती है। तो जब ये नवीन कलेवर लेती है तो समाज में जो भी आता है, जो भी परंपरा या संस्कृति उत्पन्न होती है, उस समय के अनुसार, उसके अनुरूप वैसा वैसा जो है नृत्य अपना रूप धारण करता है। और जब उसमें एक नियमबद्धता आ जाती है तो वो नए नियमों को लेकर फिर नए शास्त्र में वो समाहित कर लिया जाता है। यही कारण है कि नृत्य शास्त्र भरत मुनि के बाद से अब तक सैकड़ों नृत्य शास्त्र अलग अलग काल में हुए हैं, और अलग अलग काल में नृत्य की जो भी नृत्य उस समय प्रचलित हुआ है या जो नया अन्वेषण किया गया है, खोज की गई, उस नृत्य का उस काल के खंड के जो नृत्य शास्त्र उसमें समाहित किया गया है। तो आज भी हम देख रहे हैं, और मैं आज के संदर्भ में बोलूं जो सामान्य जनमानस के लिए बहुत ही सही होगा, एक लेमैन के लिए, तो मैं कहूँगी कि हमारे ये पिछले देखते में 50 साल से लेकर अब तक
जो नृत्य हमारे शास्त्रीय नृत्य तो अपरिवर्तनशील हैं ही हैं, बहुत ज़्यादा वो परिवर्तन नहीं होते। लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि फिल्मों में हमारे बचपन में कभी हुआ करता था रॉक एंड रोल, फिर आया ट्विस्ट, उसके बाद एक बार आया कि चा 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 और ब्रेक डांस, इस तरह के अनेक डांस आए और विलुप्त हो गए। और ये है कि आज साहित्य में कहीं ना कहीं उसको स्थान जरूर मिला होगा। आगे भविष्य में यदि जो नृत्य सर्वाइव कर जाएगा, जिसमें एक शाश्वत तत्व होगा, वो एक नियम धारण करके उसका रूप बन जाएगा। और मैं आज भी जब देखती हूँ डांस इंडिया डांस में या डिसूजा को, और उनको जब वो मार्किंग करते हैं या बात करते हैं, तो मुझे ये अनुभूति होती है और मैं कि वो जो भी नृत्य आजकल चल रहे हैं, जिसकी तो मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि उसमें एक नियमबद्धता है। इसी कारण वो बहुत आसानी से वर्गीकरण कर लेते हैं ये जजेस। तो इसी तरह से नृत्य हमेशा परिवर्तन होता जाता है। लेकिन जहाँ तक भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात है, ये हमारी संस्कृति, परंपराओं, धर्म और हमारी नैतिक मूल्यों को लेके आगे बढ़ता है। और इसमें इन संस्कृति और परंपराओं जो हमारे नृत्य द्वारा परिलक्षित होती हैं, इसमें हमारे लिए अभिनय के 4 भेद बताए गए हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य, तो इसमें और सात्विक। तो आंगिक अभिनय का बड़ा महत्व होता है, जिसका कि वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। अंग के भेद बताए हैं, अंग 6 प्रकार के, उपांग, प्रत्यंग 6, फिर उसके बाद उपांग, और प्रत्येक के अभिनय जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उनका वर्णन शास्त्रकारों ने समय समय पर किया है। और यहाँ तक कि अनेक अंग प्रत्यंग का जो एक हाथ और पैरों का समावेश, उनका विशिष्ट सन्निवेश के आधार पर करणों की रचना हुई है। तो ये जो विशिष्ट सन्निवेश है, जिसको हम कहते हैं आजकल पोज, जब हम परफॉर्मेंस में देखते हैं और विदेशी जो बैठे होते हैं तो वो कहते हैं व्हाट ए नाइस पोज। वो पोज क्या है? ये वो अंग, हाथ, पैर, ग्रीवा, शीर्ष, आँखों का एक विशिष्ट सन्निवेश है। एक स्थिर पोज में सबकी दाद निकल जाती है, क्योंकि उसमें एक सौंदर्य बोध होता है। और यही हमारी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की पहचान है। नृत्य मनुष्य की चरम आनंद की जो परिणति है, नृत्य के रूप में होती है। और जब मनुष्य को सौंदर्य बोध की आवश्यकता होती है, तब नृत्य जो एक नयनाभिराम अंग भंगिमाओं के रूप में वो विकसित होता है। और ये जो अंग भंगिमाएँ हैं, ये चूँकि प्रदर्शनकारी कलाएँ हैं, जो कलाकार के अभिव्यक्ति के बाद वो ख़त्म हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पानी की बुलबुले की तरह से। लेकिन उसको स्थायी रूप से अंकित करने का, उत्कीर्ण करने का काम जो है शिल्प कला ने किया है। और काफ़ी मंदिरों में शिल्पकारों ने अनेक मॉडल्स लिए हैं नर्तकियों के, और उनकी अंग भंगिमाओं को उत्कीर्णित किया है। इसलिए इसके अलावा मैं एक हमारे शास्त्र में, पुराण में शिल्प का और नृत्य का और अन्य ललित कलाओं का आपस में कैसा इंटर रिलेशनशिप है, अंतर संबंध है, और एक दूसरे के प्रति वो आश्रित भी हैं, इसका मैं एक आपको बहुत अच्छा संदर्भ देना चाहती हूँ। जो हमारे ऋषि तुल्य लोग हैं, मार्कंडेय ऋषि, ये भी नृत्य आदि के जानकार हुआ करते थे। तो ये इसलिए हमारे नृत्य, भारतीय नृत्य के पीछे एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि भी है। तो मार्कंडेय ऋषि से जब राजा वज्र ने पूछा कि कलयुग में देवता सशरीर नहीं आएंगे, तो हम अपनी मनोवांछित फल पाने के लिए हम क्या करें, किससे निवेदन करें? तब मार्कंडेय ऋषि ने उनसे कहा कि इसके लिए आप उन देवताओं की मूर्ति बनाएं, और फिर उनका जो है उनके सामने आप जिस तरह का निवेदन करेंगे, जैसे प्रार्थना करेंगे, वो आपकी उस अनुरूप आपकी वो इच्छा की पूर्ति करेंगे, आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। तब राजा वज्र ने कहा कि तो आप मुनिवर हमें
मूर्ति कला का ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई मूर्ति कला का तो मैं ज्ञान दूँ, लेकिन मूर्ति आप रखोगे कहाँ, आपको इसके लिए तो स्थापत्य का जानना जरूरी है। तो उन्होंने कहा साहब आप हमें स्थापत्य की जानकारी दीजिए। तब मुनि ने कहा स्थापत्य में आपने मूर्ति रखी, और मूर्ति जो है कला को जानने के लिए जब तक आप चित्रकला नहीं जानेंगे आप मूर्ति कैसे बनाएंगे, पहले तो आपको पेपर प्लानिंग करनी होगी। तब राजा वज्र ने कहा मुनिवर चित्रकला का ज्ञान दीजिए। मुनि ने कहा भाई चित्र तो आप तभी करेंगे जब आप नृत्य के जानकार होंगे, आपको नृत्य जानना जरूरी है। तब राजा वज्र ने कहा मुनिवर आप नृत्य कला का हमें ज्ञान दीजिए। और मुनि ने कहा कि लेकिन नृत्य तो तभी होगा जब आप संगीत जानेंगे। तब ये कहा कि भाई संगीत के बारे में बताइए, उनका ज्ञान दीजिए। और फिर मुनिवर ने कहा कि संगीत जानने के पहले आपको साहित्य जानना बहुत ज़रूरी है। तब उन्होंने कहा ठीक है आप हमें साहित्य का ज्ञान दीजिए। तो इस प्रकार आप देखिए कि हमारी कलाएं, ललित कलाएं आपस में उनका अंतर संबंध भी है और एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। और जब मंदिर की रचना हुई और मूर्ति जब बैठाई गई तो इन्हीं मंदिरों में हमारी संस्कृति और परंपरा को प्रतिछबित करने वाली कलाओं और नृत्य कलाओं आदि को प्रतिछबित करने वाली सब मूर्ति उत्कीर्ण की गई हैं। आप जहाँ देखेंगे नृत्य या नृत्यांगनाओं की उत्कीर्ण मूर्ति जो है मंदिरों में ही आपको विभिन्न कालखंडों में मिलेगी। तो ये एक तरह से ये हमारी संस्कृति और परंपराओं की धरोहर भी हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि आप कोई भी पोएट अपनी भावनाओं को जब अभिव्यक्त अपने शब्दों के माध्यम से करता है, शब्द ब्रह्म के माध्यम से करता है, और नर्तक जो है उस कवि की भावनाओं को अपने नृत्य के अंग भंगिमाओं के और अभिनय के द्वारा अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ नृत्य में भौतिक रूप से कितने अंग भंगिमाओं की आवश्यकता होती ही है, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि भावनाओं को अभिव्यक्त करना। और ये भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है सात्विक अभिनय के द्वारा। सात्विक अभिनय या जिसे हम फेशियल एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे शिल्प हुए हैं जिसमें आँखों के भावों की भी अभिव्यक्ति इतनी सुंदर हुई है कि जिसको देखते ही आप उसके अंदर में जो रस है उसको आराम से पहचान लेंगे कि इसके कवि या शिल्पकार क्या कहना चाहता है। ऐसी काफ़ी मूर्तियां हैं, आप हैदराबाद के म्यूज़ियम में भी देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां हैं। और इस प्रकार से शिल्पकला और नृत्य कलाकार का तो बिल्कुल आंचल दामन के समान साथ है। तो ये एक दूसरे पर आश्रित भी हैं और एक दूसरे से इनका संबंध भी बहुत अच्छा है। और जब जब ये नृत्य होता है, जहाँ भी होता है, वहाँ जो है साक्षात ईश्वर का आगमन होता है। इसलिए ये आध्यात्म के लिए भी एक आधार माना गया है, एक ज़रूरत मानी गई है। संगीत जो है ये हमारे गायन, वादन और नृत्य से बन के मिलता है। तो मैं यहाँ बताऊँ, संगीत मात्र वोकल नहीं है, संगीत पूर्ण संगीत का रूप है तो वो केवल नृत्य है और भारतीय नृत्य है, जिसमें गायन भी है, वादन भी है, अंग भंगिमाओं के संचालन द्वारा अंगों की अभिव्यक्ति है और साहित्य की भी अभिव्यक्ति है। एक तरह से हम यदि कहें कि पांचों ललित कलाओं में नृत्य के द्वारा हर ललित कलाओं के हर विधा का जो है आपस में रिलेशन है और आधार है। रंगमंच के बिना नृत्य नहीं होगा, रंगमंडप की ज़रूरत होती, तो रंगमंडप का निर्माण भी आपको मैं बताऊं कि ये नाट्य और नृत्य के संदर्भ में कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि जब हम किसी देवी देवताओं की स्तुति करते हैं, आरंभिक काल में जब नृत्य हुआ तो पहले देवताओं की ही स्थिति हुई, लौकिक गान के पहले देवताओं की ही स्थिति ज़्यादा की जाती थी। और उस समय जो है कौन सा देवता का हमें आयुध क्या है, उसने हाथ से किस मुद्रा के द्वारा वो आयुध पकड़ा है और उसका चाल कैसा है, उसने आभूषण कैसे धारण कर रखे हैं, और
दूसरी बात है कि उसका आहार विधान क्या है, जिसके आधार पे हम पहचान लें कि ये देवता है। और इस बारे में मैं एक आपको बहुत अच्छा अपने एक संस्मरण सुनाती हूँ कि जब हम लखनऊ में थे तो हमारे मित्र थे जो म्यूज़ियम के डायरेक्टर थे, और जब भी वहाँ पे कोई मूर्ति कहीं से खनित होती थी तो वो वहाँ ला के रखी जाती थी। तब ऐसी भी स्थिति आती थी कि ढेर सारे खंडित हाथ होते थे, सिर होते थे, पैर होते थे, और तो वो हमारे पास इसलिए लेके आते थे कि आप ये बताएं कि ये जो है हाथ किसका है, ये किस मूर्ति में इसको आप फिट करेंगे। तो ये नृत्य शास्त्री ही बता सकता है शिल्पकारों को कि यदि खंडित मूर्ति है कि ये यदि शुकतुंड इसमें इसका हस्त है और सूची हस्त है तो ये सरस्वती की मूर्ति है, यदि ये हंसास से है और पताक है तो ये ब्रह्मा की है, जो कि हम नृत्य शास्त्री ही पढ़ते हैं अपने शास्त्रीय नृत्य में। तो इस तरह से देखा जाए तो आज भी नृत्य और शिल्प में बहुत संबंध है और बहुत ज़रूरी भी है। हमारी संस्कृति और परंपरा को जानने के लिए नृत्य बहुत आवश्यक तत्व है। मैं यहाँ पे एक बात जो संध्या जी आपने नहीं बोली वो भी मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगी कि संस्कृति परंपरा के साथ साथ आध्यात्म जो यूनिवर्सल है, जो स्वाभाविक मानव जीवन में हर मानव के अंदर आता है, वो चाहे जिस भी धर्म का हो, तो आध्यात्म का भी अंश हमारे नृत्य में है। ऐसा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में हमारे मुनिवर मार्कंडेय जी ने ये उल्लिखित किया है। इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, क्योंकि नृत्य शास्त्र में हमेशा हस्त अभिनय, आंगिक अभिनय के अंतर्गत बताया गया है कि हम अभिनय के संदर्भ में हम आंगिक के द्वारा अंग प्रत्यंग उपांग द्वारा कैसे अभिनय प्रस्तुत करें। तो उसके अंतर्गत हमारी हाथों की मुद्राओं, हाथों की भंगिमाओं का विशेष वर्णन है, और हर जन सामान्य भी इसको अच्छी तरह से जानता है कि हम हाथों की भंगिमाओं के द्वारा किस प्रकार हम अभिव्यक्ति करते हैं। और ये शायद पूरे विश्व में केवल भारत को ही ये क्रेडिट जाता है हाथ की भंगिमाओं का वर्णन, और एक नहीं हजारों की संख्या में इसका वर्णन अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नृत्य शास्त्रियों ने किया है। लेकिन ये एक धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ पे जो हाथ की भंगिमाओं के लिए हस्त मुद्रा शब्द का उल्लेख किया है, जबकि देखिए हस्त अभिनय हर नृत्य शास्त्र में हाथ की भंगिमाओं को पताका, त्रिपताका, अर्धपताका, कर्तृमुख, इन भंगिमाओं का जो है इसके आगे लिखा गया है हस्त अभिनय के संदर्भ में किया है। और जबकि मुद्रा शब्द का इस्तेमाल तंत्र शास्त्र में होता है। जब आदमी तंत्र जहाँ आया, वो देवताओं की को संतुष्ट करने के लिए तंत्र एक माध्यम है। तो हमारे भारत देश में तांत्रिक या तंत्र जो कर्मकांड है, इसमें यजुर्वेद के अंतर्गत इसका बहुत उल्लेख किया गया है, और इसमें देवताओं का आह्वान करना, देवताओं के को दीप दिखाना, देवताओं को नैवेद्य दिखाने में जो जो मुद्राओं को प्रतीक चिन्हों का हाथ की भंगिमाओं द्वारा किया जाता है, उसे हम मुद्रा कहते हैं। जैसे गायत्री मंत्र के पहले 24 मुद्रा करना, ये हर कर्मकांडी करता है। तो यहाँ पे मुद्रा शब्द जो तंत्र का है, उस शब्द को पहली बार विष्णु धर्मोत्तर पुराण ने उल्लेखित किया गया है। और आज तो ये है कि आज नृत्यकार भी हस्त मुद्राओं का ही, पताका मुद्रा, त्रिपताक मुद्रा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। इतना पर्याय बन गया है हस्त अभिनय की जगह मुद्रा शब्द। ये मुद्रा शब्द जो है हमें मार्कंडेय ऋषि के विष्णु धर्मोत्तर पुराण के नृत्य सूत्र में से हमें आज उपलब्ध हुआ है। तो मैं ये कहूँ कि ये नृत्य जो है ये भी आध्यात्म को अपने में समेटे हुए है। मात्र परंपरा के संस्कृति के अलावा अध्यात्म भी इसमें समाहित है। कहीं न कहीं से इसका अंतर संबंध तो है ही।
हाँ विभा जी, जैसे कि इस प्रतियोगिता में शिल्प शास्त्र यानी शिल्पकला तथा नृत्य कला के विशिष्ट अंगों को देखा गया है और उसी के माध्यम से 3 डिवीजन करके प्राइजेस डिक्लेयर करने वाले हैं। पहला माध्यम होगा तो नृत्य की भंगिमाएं जो बहुत ही सही ढंग से प्रेजेंट कर दी गई हैं, उन नृत्य भंगिमाओं पर आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा प्राइज डिक्लेयर होने वाला है। और दूसरा विभाग है ओवरऑल, जिसमें शिल्प और नृत्य दोनों की भंगिमाएं बिल्कुल सही चुनी गई हैं और जिसमें ग्रेस हो या तो स्पेस और फॉर्म, उसके बारे में सही माइन्यूट ध्यान रख के जिस प्रतिस्पर्धक ने भाग लिया हो और सही तरीके से पेश किया हो उसको दिया जाएगा। मतलब ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेशन है उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज डिक्लेयर होंगे। और थर्ड विभाग यानी जब तीसरा विभाग हमारा होगा वो विभाग है स्पेशल अप्रिशिएशन। स्पेशल अप्रिशिएशन इसलिए है कि 450 जब एप्लीकेशन आती हैं उसमें से कुछ 125 जैसे रिजेक्ट हो जाती हैं, बिकॉज कहीं लिखा नहीं है, कहीं स्कल्पचर ठीक नहीं है, कहीं डांस ठीक नहीं है, कहीं फोटोग्राफ ठीक नहीं, तो वो रिजेक्ट हो गए। तो जो कुछ 250 प्लस एप्लीकेशन बची थी, उस एप्लीकेशन में से सिर्फ 2 या 4 को चुनना बहुत मुश्किल हुआ था। जैसे आप लोग बता रहे थे, हम कल जब हमारी प्रक्रिया शुरू थी चुनने की, तो आपने बोला इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, कैसे हम करें। तो इसी वजह से हमने एक ये स्पेशल अप्रिशिएशन प्राइजेस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चुने हैं। तो मैं विभा जी से पहले विनंती करूंगी कि डांस विभाग के जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय पारितोषिक हैं वो आप डिक्लेयर करें। संध्या जी, आपने मुझे ये प्रतियोगिता में निर्णायक पद के रूप में जो कार्यभार दिया, ये बड़ा ही दुरूह कार्य है और इसमें लगभग 300 प्रविष्टियां आई हैं और हर बच्चों ने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बात को रखने की कोशिश की है और उन्होंने इसका अध्ययन भी काफ़ी किया है और उन्होंने जो भी मूर्ति आप सामने रखी है और उसका उन्होंने प्रतिच्छबित अपने नृत्य के माध्यम से उसको किया है और उसके बारे में उन्होंने राइटअप भी बहुत अच्छा लिखा। इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी खोज की है। तो मैं इसके लिए उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो कल रात भर हमने ये प्रविष्टियाँ देखी और बड़ा ही दुरूह कार्य था और मैं अपना विचार मत एक बताना चाहूँगी प्रतिभागियों को कि मैंने आपके मानसिकता को पढ़ा प्रतिभागियों के और उसके हिसाब से मैंने आपकी 3 कैटेगरियाँ बनाई हैं जो मैंने सोचा है। तो एक तो वो विद्यार्थी थे जो अपने उपलब्ध फ़ोटो को किसी भी मूर्ति से मिलान करके उन्होंने भेज दिए और कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो परंपरागत जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें यदि गणेश का पोज है तो उन्होंने मूर्ति का एक फ़ोटोग्राफ लिया और उसको डाल दिया। और तो इसमें काफ़ी विचलन भी आ जाता है। कभी खासकर मैंने अभी देखा पार्वती की मुद्रा में, यदि मूर्ति में अभयवरद मुद्रा है, मूर्तिकार से अभयवरद कहते हैं जब पताका हस्त ऊपर रहे और नीचे, तो लेकिन उसमें चूँकि पार्वती की मूर्ति है, अभयवरद हस्त उसमें है, लेकिन परंपरा से संप्रदाय में जो आज बच्चे नाच रहे हैं उसमें वो जो है अर्ध पताक हस्त का इस्तेमाल करते हैं। तो वो बिना ये देखे कि मूर्ति ने जो है पताक हस्त धारण किया है वो अर्ध पताक बना लेते, क्योंकि उनको आदतन याद है कि पार्वती, बाकी सिमिलरिटी तो उनको काफ़ी मिल जाती है, लेकिन ये मुद्राओं में वो अभिनय जो है हस्तभिन्न में फ़र्क बना देते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी के भी वो विद्यार्थी मैंने देखे हैं जो मूर्ति की आंगिक भंगिमा देखी है, इसके अलावा उन्होंने
नृत्य और उपांग का भी मूर्ति के अनुरूप बिल्कुल अपने को अपनी फोटो में प्रतिछबित करने का प्रयास किया है। यदि उनकी ठोड़ी ऊपर है, सिर ऊपर है, तो नर्तकी ने भी वैसा ही प्रयास किया है। और यदि दाहिने पैर का पंजा ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुख है तो भी उन्होंने वैसे प्रयास किया है। तो ये देख के हमें बहुत खुशी हुई कि ये इन्होंने काफ़ी सामान्यता लाने की कोशिश की है। तो ये निर्णय करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था और कुछ प्रतिभागियों को इससे कुछ शिकायत भी हो सकती है, लेकिन हर निर्णायक का अपना एक दृष्टिकोण होता है। तो मेरी जवाबदारी थी बेस्ट पोज ऑफ डांस। तो उसके अंतर्गत जो है मैंने जिनको सेलेक्ट किया है, इसमें जो है हमारा 4 हमने पुरस्कार रखे हैं। तो मैं सब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हम फोर्थ के लिए मैंने जो अपना बेस्ट डांस पोज के लिए चुना है अद्वैता। इन्होंने नर्तकी का मूर्ति डाली है और ये मूर्ति जो है इन्होंने बताया है कि ये केदारेश्वर टेम्पल से लिया है और धर्मपुरी से। तो इसके अंतर्गत उनका प्रयास काफ़ी अच्छा रहा, सराहनीय प्रयास रहा है। चूँकि मूर्ति जो है 3 डायमेंशन नहीं थी, तो उन्होंने परिकल्पना करके ओरिजिनल मूर्ति में उसका पृष्ठभाग दिखाया गया। तो यहाँ पे प्रतिभागी ने वो तो अनुकरण किया ही पृष्ठभाग का, लेकिन उसका सामने वाला कैसा होगा इसकी भी परिकल्पना करके उसमें डाला है और उसकी ये परिकल्पना बहुत ही सटीक रही है। तो ये हमारा चौथा पुरस्कार जाता है अद्वैता को। और उसके बाद तीसरा पुरस्कार जाता है हमारा आसावरी परब को। ये आसावरी परब का जो शीर्षक था ललाट तिलक करण है। ये 108 करण जो बताए गए हैं नृत्य के, उसका 50वां करण है। और ये शिव के रूप में ये जितने उत्कीर्णित किए गए हैं करण शिव के ऊपर ही या शिव के नृत्य के आधार पर ही उत्कीर्ण किए हैं। तो ये करण जो है कांचीपुरम और चिदम्बरम के मंदिर से इन्होंने उठाए हैं, और जिसमें जो है शिव का जो है दाहिना पैर जैसा पृथ्वी पर है टिका है सीधा पैर, वो उसके बिल्कुल विपरीत जो है उसको बिल्कुल ऊर्ध्व कर दिया गया है, जो बिल्कुल सीधे ऊपर कान से भी ऊपर जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट है। और उसके साथ ही दाहिने हाथ से अभय मुद्रा है शिव की, जो नर्तकी ने अच्छा दिखाया है। और बाएं हाथ से भी उन्होंने उनका शिव जी के मुकुट के ऊपर हाथ है और थोड़ा सा विचलन है, और बैलेंसिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। इतनी कठिन करण को इन्होंने दिखाया है, तो हो सकता है थोड़ा सा हाथ को उन्होंने पास में लाके पकड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास था। तो हम तीसरा जो है हम आसावरी परब को देते हैं ललाट तिलकम करण के लिए। अब ये दूसरा पुरस्कार जाता है अनुष्का धनावत को। इन्होंने शाल भंजिका के अंतर्गत जो है बांसुरी वादिका के रूप में अपना पोस्टर ये पोज बनाया है। और ये जो मूर्ति है ये पाटन, रानी की वाव पाटन गुजरात से उत्कीर्णित है। और इसमें नर्तकी ने कटका मुख मुद्रा से बांसुरी धारण किया हुआ है। और ये बांसुरी वादक का जैसा कि सिर ऊपर की ओर उठा है साइड में, नर्तकी ने बिल्कुल उसी तरह की प्रतिछबि वर्णित की है। और यूँ तो मूर्ति में बांसुरी भी है, और लेकिन यहाँ पे नर्तकी ने जो है संकेतित मुद्राओं का प्रयोग करके कटका मुख के द्वारा बांसुरी धारण करने का आभास दिलाया है। और इनके स्थानक की स्थिति वैष्णव स्थानक, देशी स्थानक में आधारित है। ये इनको हम सेकेंड प्राइज दिया जा रहा है इनको। प्रथम पुरस्कार जाता है दामिनी को। इन्होंने मूर्ति के रूप में जो है एलोरा टेम्पल, एलोरा से
कैलाश टेम्पल की गजलक्ष्मी मूर्ति को जो उत्कीर्णित है उसकी फ़ोटो भेजी है, और जिसमें दोनों ओर हाथी जो है अपने सूंड के द्वारा पानी लेकर उनका अभिषेक कर रहे हैं लक्ष्मी जी का, और लक्ष्मी जो है ये कमल, दोनों हाथों में कमल लेके विराजित हैं कमल के ऊपर। तो यहाँ पे जैसा कि नृत्य शास्त्रियों ने कहा है, खासकर आचार्य नंदिकेश्वर ने कहा है कि कमल को पकड़ने के लिए जिस प्रकार कपित्थ मुद्रा का इस्तेमाल होता है, वैसे लक्ष्मी जी की मुद्रा के लिए का विधान भी उन्होंने आचार्य नंदिकेश्वर नृत्य शास्त्री ने बताया। ये 13वीं शताब्दी के आचार्य थे कि इन्हों दोनों हाथों से कपित्थ मुद्रा बना के इससे जो है कंठ के पास से स्थापित करें, तो वो जो है लक्ष्मी की मुद्रा कहलाती है। तो ये नर्तकी ने इसको बहुत अच्छा अभिव्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने डांसिंग गणेश और मोदक गणेश की भी 2 मूर्ति को प्रतिछबित किया है, जो बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास है। तो इनको ये प्रथम पुरस्कार जाता है। किशोर जी, आप एक प्रसिद्ध शिल्पकार हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमें आप दर्शकों को कुछ शिल्प के बारे में, स्पेशली भारतीय शिल्प के बारे में कुछ जानकारी दें, और ये शिल्प शास्त्र और नृत्य शास्त्र का संबंध कैसे है उसके बारे में कुछ कहिए। नमस्कार, मैं शिल्पकार किशोर ठाकुर मुंबई से हूँ। मेरी शिक्षा सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से हुई है। अभी आधुनिक शिल्पकला क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। आधुनिक शिल्पकार ये मेरी पहचान है। शिल्पकला आधुनिक हो या पारंपरिक, दोनों की रचना एक ही ढांचे पर आधारित होती है। न सिर्फ शिल्पकला, सभी कला जैसे कि चित्र, शिल्प, नृत्य आदि सभी का ढांचा एक ही होता है। रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, ये हर कला के 6 अंग हैं। इसी ढांचे पर कलाकृति की रचना होती है। हर एक कला एक दूसरे से संलग्न होती है। इसलिए एकेश्वरवाद का आधार लेकर सभी कलाओं का विचार आदान प्रदान होना चाहिए। हर कला प्रांत की नजदीकियां बढ़ानी चाहिए। जैसे कि भरत कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट एंड कल्चर ने किया हुआ ये स्तुत्य उपक्रम, स्पेशली संध्या जी के प्रयत्न से आयोजित इस शिल्प नृत्य प्रतियोगिता के उपलब्धियों के लिए धन्यवाद देता हूँ। किसी भी देश की संस्कृति उसके प्राचीन शिल्प, स्थापत्य और साहित्य पर आंकी जाती है। अपने देश की अर्थात भारतीय संस्कृति नींव आध्यात्मिक परंपरा ही है। विद्या और कला देश की अनमोल धन है। शिल्प, स्थापत्य ये कला बिना वाणी के माध्यम से केवल मुखभाव से प्रकट होती है। जैसे पूजनीय मूर्ति शिल्प में चेहरे पर यौवन के सुंदर भाव, चेहरा हमेशा प्रसन्न होना, और काली, महिषासुरमर्दिनी, नरसिंह आदि रौद्र रूप की मूर्तियां रौद्र रूप भाव से व्यक्त होनी चाहिए। हर कला में नवरसों का भाव का अभिव्यक्ति सभी कला में होनी चाहिए। कला सौंदर्य को आविष्कृत करने का एक अपूर्व साधन है। प्रत्येक कलात्मक रचना में सौंदर्य का निवास होना चाहिए। जिस रचना में सौंदर्य नहीं है वो रसहीन है। जिस रचना में रस, प्राण और सौंदर्य एक साथ होते हैं उसे कलाकृति कहलाती है। सौंदर्यानुभूति के लिए सृष्टि का सृजन हुआ है। वैसे तो शिल्पकार की भाषा बहुत अर्थवती होती है। शिल्पी अनघड़ शिला की धैर्य के साथ आराधना करता है, उसे शरणागत होता है, वही शिला में कला की भावना और प्राण संचार कर देता है। नृत्य कला के आद्य पिता शिवजी माने जाते हैं। शिव नृत्य में सृष्टि की उत्पत्ति, रक्षा और संहार का मिश्र रूप समाया है। नृत्य में हाथ जिस विषय की सूचना करता है और पद
से ताल उसी विषय का सूचन दृष्टि भी करती है। दृष्टि जैसा सूचन मन भी करता है और मन जैसा भाव और भाव जैसा रस और सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। तभी नृत्य में संपूर्ण सौंदर्यानुभूति मिलती है। सुंदर शिल्पाकृतियों ने हजारों सालों से भारतीय मन की पकड़ ली है। इसका कारण कला प्रेम के साथ साथ हमारे देश की आध्यात्मिक परंपरा है। भारतीय विचारवंतों के मन सिर्फ बाह्य सौंदर्य पर आकृष्ट नहीं है, वे आंतरिक सौंदर्य रसास्वाद के प्यासे होते हैं। हम पत्थर, धातु, मट्टी इस शिल्प माध्यम की पूजा नहीं करते, उसमें प्रतिस्थापित अनाकलनीय शक्ति की पूजा करते हैं। भारतीय विचारधारा के अनुसार हमारे उपासना का लक्ष्य निर्गुण परब्रह्मा के साथ एकात्मता संबंध स्थापन करना होता है। सगुणात्मक शिल्प मूर्ति उपासना से निर्गुणात्मक परब्रह्म की ओर जाने की सीढ़ी है। किशोर जी, ये नृत्य के माध्यम से जो होने वाले पारितोषिक थे वो तो विभा जी ने डिक्लेयर कर दिए हैं, तो अब मैं चाहती हूँ कि स्कल्पचर के आधार पे जो नृत्य की भंगिमाएं बहुत सही और अच्छे ढंग से पेश की गई और उसके राइटअप, हाँ, उसके जो राइटअप लिखे गए थे वो भी उतने ही सुंदर, सरल और शास्त्रोक्त थे, जिसको हमने ओवरऑल सर्वांगीण प्रयत्न करके, जिन्होंने हर नृत्य शिल्प और लेखन तीनों कार्य का उच्चतम प्रेजेंटेशन किया है, उनके पारितोषिक, उनके प्राइजेस के डिक्लेरेशन आप करें, यानी ओवरऑल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइजेस आप डिक्लेयर करें, ऐसा मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। धन्यवाद। अभी शिल्प नृत्य प्रतियोगिता के अंतिम परिणाम की ओर हम चलते हैं। मेरे साथी चेतन जी और विभा जी के साथ इस परिणाम का निर्णय हम तीनों ने साथ मिलकर किया है। उनके क्षेत्र के प्रगल्भ अनुभव का मुझे लाभ हुआ है। उनकी सहायता के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। अभी कैटेगरी है स्कल्पचर एंड ओवरऑल कैटेगरी। इसके अंदर 4th नंबर पे है श्यामा भालचंद्रा, 3 नंबर पे चित्रा दळवी, 2 नंबर पे साइली वड़के, 2 नंबर पे सृष्टि महाजन और 1 नंबर पे निकिता अमन। विजेताओं का अभिनंदन और सभी स्पर्धकों का अभिनंदन और शुभकामनाएं। धन्यवाद। चेतन जी, आप एक बांसुरी वादक हैं और आप अच्छी तरह, हम जानते हैं कि एक कला दूसरी कला से कैसे जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भारतीय संस्कृति, संस्कार और ये कलाएं मानवीय जीवन का कैसे उद्धार करती हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं ये कलाएं, और हम उसे जनमानस तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में आपके विचार व्यक्त करें। कलाओं के अंतर संबंध का जहाँ तक सवाल है तो ये बहुत ज़रूरी होता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में हम सभी ने ये कथा सुनी है, बहुत प्रसिद्ध कथा है कि जब एक राजा मुनि मार्कंडेय के पास जाते हैं कि वो चित्रकला सीखना चाहते हैं, तो मुनि उनको कहते हैं कि अच्छा, चित्रकला सीखना है तो पहले तुम जाकर के मूर्ति कला सीखो। फिर मूर्ति कला सीखने जाते हैं तो मूर्ति कला के विशेषज्ञ उनसे कहते हैं कि पहले आप नृत्य जाके सीखिए, उसके बाद मूर्ति कला सीख पाएंगे। और जब नृत्य सीखने जाते हैं तो कहते हैं कि तुम नाट्य सीख के आओ, फिर वो नाट्य सीखने जाते हैं। तो ऐसे करके सभी कला के आचार्य उसको अन्य कलाओं के आचार्यों के पास भेजते हैं कि पहले वो सीख के आओ और उसके बाद आप चित्रकला सीखना। तो ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें कलाओं का अंतर संबंध बहुत अच्छे से दिखाया गया है। आपका जो विषय है आज का, वो विषय भी मेरे विचार से कलाओं के अंतर संबंध को ही दर्शाता है, क्योंकि
इसमें स्कल्पचर यानी मूर्ति कला और डांस का सीधा सीधा अंतर संबंध तो है ही, साथ ही साथ जो फैशन डिज़ाइनिंग जिसको आप कहते हैं वस्त्र, तो वो वस्त्रों का, उसके बाद मेकअप का, साथ ही साथ कैमरा फोटोग्राफी का, इन सब का उसमें समावेश आता है। तो एक छोटे से प्रोजेक्ट में भी कितनी ही कलाओं का अंतर संबंध हमें अभी अपने आप दिखाई दिया, और उसके साथ ही साहित्य और इतिहास का अंतर संबंध तो है ही, क्योंकि आपने राइटअप भी मांगा है। अब ऐसा संगीत के साथ भी होता है कि जब हम किसी एक विषय पर सोचने लगते हैं, खास करके संगीत में तो ये कहा ही गया है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। तो गीत जो कंटेंट है उसको गीत, और जो हमारे वाद्य है, अब ये वाद्य सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मेरे हाथ में बांसुरी होगी तभी वाद्य होगा। कोई गायक है तो उसके कंठ का जो वोकल कॉर्ड्स है वो उसका वाद्य है। और ये तीसरा जो है नृत्यम, ये नृत्यम कितना आवश्यक है किसी भी संगीतकार के लिए जानना, इसके लिए मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाता हूँ। संगीत रत्नाकर में बहुत सारे ऐसे बांसुरी वादकों के लिए शब्द कहे गए हैं, खास करके जहाँ पे बांसुरी वादकों की क्रिया के विषय में कहा गया। जैसे आपके करण होते हैं नृत्य में, वैसे हमारी बांसुरी वादकों की क्रिया होती है। तो जब हम क्रियाएं दिखाते हैं तो आप देखें एक क्रिया ऐसी है कि जिसमें सिर्फ उंगली की ज़रूरत पड़ती है। मैं बजा के दिखाता हूँ, आपको थोड़ा आनंद आएगा। ये सिर्फ उंगली के द्वारा निकाले गए स्वर थे, उंगलियों के खोलने और बंद करने से। लेकिन जब इसमें हम नर्तन के द्वारा शरीर के पूरे शरीर को इसमें जोड़ देते हैं तो देखिए बांसुरी के उसी साउंड में कितना परिवर्तन आ जाता है। आप देखिए, एक कला के साथ दूसरी कला को जोड़ दें तो अपने आप उसका जो असर है वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाता है। गायन का जब संबंध शब्दों से जुड़ जाता है, काव्य से, अच्छे कविता से जुड़ जाता है, तो उसी गायन का असर कई गुना बढ़ जाता है। और यही अंतर संबंध समझने के लिए यह जो प्रतियोगिता विश्वविद्यालय के माध्यम से रची गई है, उसका यही उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है कि हम कलाओं के बीच में, एक दूसरे के बीच में अंतर संबंध को दिखाएं और किसी भी कला को नीची दृष्टि से न देखें, और अपनी कला को बेहतर बनाने के लिए हम अन्य कलाओं को भी जानें, समझें, उसका सहारा लें। तो इस विषय पर यही मेरे विचार हैं। चेतन जी, जैसा कि हमारी डिस्कशन हुई थी कि हमें रिपीट प्राइज नहीं देना है, मतलब अगर लेखन भी अच्छा है, शिल्प भी अच्छा है, नृत्य भी अच्छा है, तो हम उसे ओवरऑल में कवर कर लेंगे। और इसी वजह से नृत्य की बेस्ट पोजेस का अलग दिया गया, ओवरऑल का अलग दिया गया, और उसके बाद भी आपको जो हमें अच्छे लगे हैं, हम जूरी जो बिल्कुल आंख हटा नहीं सकी हैं, जो नॉवेल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि बिल्कुल लोगों को सराहनीय हैं, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने पसंद किए, हमने सबने पसंद किए जूरी के, जिसको हमने स्पेशल अप्रिशिएशन अवार्ड डिक्लेयर करने हैं। तो ये स्पेशल अप्रिशिएशन अवार्ड 1, 2, 3 आप डिक्लेयर करेंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप लेखन के, यानी लेखन कैसे लिखा जाता है, सिर्फ 2 श्लोक लिख जाने के, हस्त के या तो 2 पैर के या स्थान के लिख जाने से अवार्ड नहीं डिक्लेयर होते थे। तो आप स्पेशल अप्रिशिएशन के 3 और लेखन के 3 ऐसे 2 प्राइजेस आप डिक्लेयर करें, ऐसा मैं चाहती हूँ कि चेतन जी आप उसे अनाउंस करेंगे।
मुझसे पहले के जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने विषय का डिक्लेरेशन कर दिया है, अब मेरी बारी है। जजमेंट करना हमेशा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कुछ ही लोगों को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है एक लंबी सूची में से, और आपको दुविधा तब होती है कि जब सभी के सभी बहुत अच्छे होते हैं तो उन अच्छों में से बहुत अच्छा और उन सब बहुत अच्छों में से सबसे अच्छा निकालना ये हमेशा कठिन काम होता है। इसलिए जजमेंट करने से हम लोग हमेशा डरते रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन अब ये भी है कि अगर हम लोग कुछ ना करें, इसमें जजमेंट में अपना योगदान ना दें, तो इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कैसे हो पाएंगी, इतनी अच्छी अच्छी प्रतियोगिताएं कैसे हो पाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूँ। हम लोगों ने कोशिश की है कि पूरी तरह से फेयर जजमेंट करें, और मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग मार्क्स देने के लिए मार्किंग नहीं कर रहे थे, बल्कि मार्क्स काटने के लिए मार्किंग कर रहे थे। यानी सभी तो अच्छे थे, अब उसमें अच्छे में कमियां क्या क्या हैं वो कमियां ढूंढने के लिए हम लोग बार बार कोशिश कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि प्रतियोगिता का स्तर कितना ऊंचा था और बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन था। मैं एक विशिष्ट कैटेगरी की प्रतियोगिता के रिजल्ट आपके सामने अनाउंस कर रहा हूं, और यह कैटेगरी है स्पेशल एप्रिसिएशन की, विशेष प्रशंसा। अब ये जो विशिष्ट प्रविष्टियां हैं उनको कुछ खास कारणों से हम लोग अप्रिशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि उन जो प्रतिभागी हैं उन्होंने बहुत अच्छी सोच का परिचय दिया है, बहुत अच्छी एक गहराई से सोचा है अपने विषय के बारे में, और उसके बाद उन्होंने प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है। टेक्निकल जो कारण होते हैं, तकनीकी कारणों से हो सकता है कि उनके मार्क्स थोड़े कम आए हों किसी किसी फील्ड में या किसी कॉलम में, और उसके चलते वो कुछ जगहों पे टेक्निकली कहीं पे पिछड़ गए हों। लेकिन उनके जो विचार हैं, उनका जो प्रयास है, उनका जो एक सोच है और जो प्रेजेंट करने का तरीका है, हम उसकी सराहना भी करना चाहते थे। तो इसलिए ये ऐसे कलाकारों को, ऐसे प्रतिभागियों को हमने विशिष्ट प्रशंसा के दायरे में रखा है। स्पेशल अप्रिसिएशन, विशेष करके उनकी हम प्रशंसा करना चाहते हैं, उनके प्रयासों की। तो इस कड़ी में मैं चौथे स्थान से शुरू करूंगा। चौथे स्थान पर हैं श्रेया सबरवाल। अब श्रेया सबरवाल जी का जो विषय था वो सेलेस्टियल म्यूजिशियंस, और भी बहुत सारे उन्होंने किया, लेकिन सेलेस्टियल म्यूजिशियंस उन्होंने जो किया वो मुझको बहुत अच्छा लगा, हम सबको बहुत अच्छा लगा। और चूंकि मैं म्यूजिशियन हूँ, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हूँ, इसलिए मैंने ये देखा कि उनका जो पोज और जो जिस प्रकार से उन्होंने संगीत वाद्य को दिखाया, वो दिखाने का तरीका बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा था। तो इस प्रकार से चौथे स्थान पर हमने श्रेया जी को रखा है। जो तीसरा स्थान जो है वो दिया जाता है प्रतीक्षा पुजारी को। प्रतीक्षा पुजारी भी, उनका भी विषय सेलेस्टियल म्यूजिशियंस था, और बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने वाद्य कैसे बजाए जाते हैं उसको नृत्य के माध्यम से और बहुत ही सटल तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने दिखाया। हम इसकी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, हमें बहुत पसंद आया, और इसलिए हमने उनको तीसरे स्थान पर रखा है। दूसरे स्थान पर मुझको बहुत खुशी है कि दो लोग हैं, ये दोनों लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो जो बड़े हैं उनका नाम मैं पहले ले रहा हूं, उम्र में बड़े, उनका नाम है नवनीत पाटिल। नवनीत पाटिल ने भगवान विष्णु का एक स्वरूप दिखाया था, खड़े होकर के उनका पोज है बहुत ही सुंदर, साक्षात विष्णु जैसे वो स्वयं भी दिखाई दे रहे हैं।
और मुझको बहुत अच्छा लगा उनका प्रेजेंट करने का जो तरीका है, यूनिक था, वो सबसे अलग हट करके था। और इसीलिए हमने सोचा कि इनकी स्पेशल अप्रिसिएशन इनको मिलना चाहिए। तो ये दूसरे स्थान पर हैं। दूसरे ही स्थान पर एक और नन्ही सी कलाकार हैं, नन्ही प्रतिभागी हैं, लेकिन उनका चुनाव जो है वो यूनिक था। उनका नाम है सानिया जोशी। सानिया जोशी ने जो सब्जेक्ट चुना वो सभी प्रतिभागियों में किसी ने नहीं चुना था। उनका सब्जेक्ट था नवग्रह। और ये नवोग्रहों का उन्होंने जिस प्रकार से राइटअप लिखा, हर ग्रह का किस प्रकार से उसकी मुद्राएं हैं, किस प्रकार से उसके हस्तक हैं वगैरह वगैरह, किस तरह से वो, और फिर उसी ढंग से उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की, ये अपने आप में बहुत बहुत तारीफ के काबिल है। बहुत प्रशंसा हम करते हैं। सानिया, आप इसी तरह से यूनिक चीज़ें सोचिए और उसको और डेवलप करिए। थोड़ी सी कहीं कहीं तकनीकी प्रॉब्लम रही होगी जिसके कारण हम लोग आपको ओवरऑल कैटेगरी में या डांस कैटेगरी में नहीं दे पाए, लेकिन आपको बिल्कुल हम आपके प्रयास की तारीफ करते हैं। आपको नोटिस किया गया है, आपकी ओर ध्यान दिया गया है। इतने सारे प्रतियोगियों में आप समझ सकती हैं कि आपके प्रयास की हम लोगों ने कितनी सराहना की है, और इसमें विशेष प्रशंसा में आप द्वितीय स्थान पर हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि आपने हम लोगों का दिल जीत लिया है। और जो फर्स्ट प्राइज है वो फर्स्ट प्राइज जाता है एक बहुत ही प्रतिभाशाली नृत्यांगना होंगी। मैं व्यक्तिगत रूप से तो किसी से भी परिचित नहीं हूँ इसमें, लेकिन फोटो देख करके और उनके भंगिमाओं को देख करके समझ में आता है कि कितना रियाज उन्होंने किया होगा। तो प्रथम स्थान पर स्पेशल अप्रिसिएशन कैटेगरी में गौरी साजिद। गौरी जी को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। उन्होंने विशेष करके गणेश वाहन उसका डिपिक्शन किया और अर्जुन का डिपिक्शन किया। इसके अलावा भी बहुत सारे उन्होंने फोटोग्राफ्स भेजे। तो ये जो फोटोग्राफ्स में हम लोगों ने देखने की कोशिश की कि आप स्कल्पचर से कितना मिला सकती हैं, प्लस डांस के बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स थे। उन सबको छोड़ करके भी आपकी जो सोच है, आपका जो परफेक्शन है, उसकी हम ज़रूर तारीफ करना चाहते थे। और इसलिए स्पेशल अप्रिसिएशन में आपको प्रथम स्थान पर हम रखते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और साथ ही जितने हमारे इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी थे उन सब को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामना। मैं आदरणीय संध्या पुरेचा जी का, भरत कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझको इस प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में चुना। दरअसल जब यह प्रतियोगिता मैं देख रहा था, मेरे कंप्यूटर पर मैं सबके फ़ोटो और उनके राइटअप्स पढ़ रहा था, फोटोग्राफ्स देख रहा था, तो सबसे पहली बात तो यही मेरे लिए थी कि ये मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। लर्निंग एक्सपीरियंस इस प्रकार से कि आप सभी जानते हैं कि मैं बांसुरी वादक हूँ, और बांसुरी वादक के आदि पुरुष के रूप में श्री कृष्ण जी को हम सभी जानते हैं, सभी मानते हैं। बांसुरी वादक श्री कृष्ण के इतने सारे अलग अलग पोजेस में स्कल्पचर मैंने नहीं देखे थे। मैंने बहुत सारे शोध कार्यों को पढ़ा है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, या कई स्थानों पर प्रत्यक्ष जाने का सौभाग्य भी मिला है, लेकिन यह एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि वो जहाँ जहाँ इस प्रकार के स्कल्पचर मिलते हैं वहाँ जा करके उनकी परिक्रमा करे। लेकिन आप सभी प्रतिभागियों की वजह से एक साथ इतने सारे कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिखाई दिए। इसके लिए सबसे पहले तो मैं प्रतियोगिता के आयोजकों का ऋणी हूँ कि इन्होंने मुझको ये मौका दिया। अन्य भी हमारे मूर्ति कला में इतने सुंदर सुंदर नृत्य के आयाम गढ़े गए हैं, यह भी मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत कुछ सीखा इसके माध्यम से। जो प्रतिभागियों ने जो राइटअप लिखे थे वो भी अद्भुत थे, और मैं इस बात की बड़ी तारीफ करता हूँ। ये जो विचार इस प्रतियोगिता के माध्यम से आगे बढ़ाया गया,
कि हम सब अपनी जड़ों को समझें, अपनी विरासत को समझें, अपनी हेरिटेज को समझें। और इस माध्यम से आपने अपनी विरासत को समझने की कोशिश की, उन मूर्तियों के बारे में लिखा, उनके इतिहास के बारे में जाना, उनका नृत्य के रूप में कितना महत्व है उसके बारे में आपने अपने राइटअप लिखे। तो इस तरह से आपकी भी समझ में वृद्धि हुई और हमारी समझ में भी वृद्धि हुई। यह सही बात है कि अलग अलग प्रतियोगिताओं में सभी को प्राइज नहीं मिलता, ये तो निश्चित सी बात है, लेकिन जितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ धनी होकर, कुछ अमीर होकर निकले होंगे, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। आज 15 अगस्त है, स्वाधीनता दिवस हम मना रहे हैं धूमधाम से। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हमारी ये जो मानसिक गुलामी है, इससे भी हम आज़ाद होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो पूरा आयोजन था, इसमें मुझको शामिल होने का अवसर मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार और पुनः बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम। चेतन जी, और एक प्राइज डिक्लेरेशन रह गया है, वो है राइटअप का। लिखना, जैसे कहते हैं कि पढ़ना, लिखना, देखना, ये सभी विधाएं हैं जो हमें ज्ञान प्राप्ति के मार्ग की ओर लेके जाती हैं। तो जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अच्छा लिखा है उनके भी नाम मैं डिक्लेयर करना चाहूँगी। 4 उसमें से बेस्ट राइटअप मैंने ढूंढे हैं। ये राइटअप सिर्फ श्लोकों का ट्रांसलेशन या तो श्लोकों का अर्थ या तो हाथ या पैर की पोजीशन या तो स्थान का विश्लेषण लिखा है, वैसे नहीं चुने गए। ऐसे उसमें एस्थेटिक सेंस, कुछ अपना व्यू पॉइंट या तो ओवरऑल स्कल्पचर के फिलोसॉफिकल व्यू के बारे में लिखा है। मतलब इन बिटवीन द लाइन जब विद्यार्थी पढ़ने लगता है तब वो विद्यार्थी ज्ञान अर्जन कर सकता है। तो ऐसे 4 राइटअप मैंने चुने हैं। वो हैं मेहिका कोटियन, मृणालिनी शाह, सारा पठारे और मंजुश्री माटे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन। मैं कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर श्री श्रीनिवास वाराखड़ी जी का चाहे दिल से आभार मानती हूँ, तथा सभी प्रोफेसर, तकनीशियन जिन्होंने हमें मदद की, इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सभी का मैं आभार मानती हूँ। और भारत कॉलेज के गवर्निंग काउंसिल मेंबर्स, हमारी प्रिय भावना ताई, सभी प्रोफेसर तथा खासकर दामिनी, मीका और मृणालिनी, ये तीनों विद्यार्थियों को नामोल्लेख करना चाहती हूँ जिनकी वजह से ये ऑनलाइन कार्यक्रम हो सकता है। विशेष रूप से मुझे स्वप्नकल्पा, धन्या और केदार को भी धन्यवाद देना है जिन्होंने अंतिम क्षण में आके मुझे तकनीकी मदद की है। सो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे, सेम टाइम, ऐसे ही एक और प्रतियोगिता